हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं आईआईटी जैम 2021 की सीरीज को। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी आईआईटी जैम 2021 को टारगेट करके बनाई जा रही है। वैसे ये सीरीज थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जानी थी, बट कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये सीरीज थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है। बट डोंट वरी अबाउट दिस, बिकॉज मैं ये पूरी कंप्लीट सीरीज मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस जिसमें आपकी टोटल 7 बुक्स हैं, साथ की 7 बुक्स आपकी जनवरी एंड तक कंप्लीट करवा दूंगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। बट आज की क्लास को हम शुरू करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, कंटेंट का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और टोटल इस चैप्टर में कितने लेक्चर होंगे, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था काफी दिन पहले जब मेरा प्रीवियस कुछ लेक्चर्स आए थे, उनमें मैंने डिस्कस किया था कि जो आईआईटी जैम 2021 की सीरीज जो स्टार्ट होगी, ठीक है, इसमें जो कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स आपके स्टैंडर्ड्स बुक से कराए जाएंगे, ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकेनिक्स की बात करता हूं तो मैकेनिक्स में आपको एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी, क्लैपनर पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी और साथ में इरोडॉव आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीट करवाने का मतलब ये नहीं कि उसका एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। जो क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल होंगे या जिन क्वेश्चन से आपको कोई नई चीज सीखने को मिलेगी उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। मतलब मान के चलिए कि अगर मान लीजिए क्या कहते हैं किसी चैप्टर में एससी वर्मा में अगर आपके मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। बाकी के 25-20 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप भी उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होंगे या जिन क्वेश्चंस में आपको कोई नई चीज सीखने को मिलेगी वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी इरोडॉव के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्लैपनर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बुक हमारी मैकेनिक्स है और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स को भी पैरेलल चलाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स में एच के दास से क्या कहते हैं आपको करवाऊंगा और आपका जो मैकेनिक्स है इसमें टोटल 3 बुक्स मैंने क्या करी, 4 बुक्स यहाँ पे फॉलो करी है। पहली बुक मैंने यहाँ पे एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, दूसरी बुक मैंने आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर, बिकॉज आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर से हार्ड कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बुक मैंने इरोडॉव के बारे में आप सबको पता ही होगा, इरोडॉव के न्यूमेरिकल्स को हिलते भी नहीं है, ठीक है, मतलब करना बहुत आफत वाला बात होता है। बट डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं चौथी बुक की बात करता हूँ क्लैपनर, तो ठीक है, क्लैपनर अगर जिन्होंने सुनी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुनी वो एमएससी लेवल की बुक है, मतलब बीएससी के स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स भी है क्लैपनर में, तो उन सारे न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ठीक है। चलिए चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है आईआईटी जैम 2021 की सीरीज का, वो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। वो क्या है आपका, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, ठीक है, चैप्टर का। अब देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक हमारे लिए है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इस टॉपिक को भी क्या करा हमने, सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। सब पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए एक कहावत है, ठीक है। कहावत यह है कि अगर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कहावत उनके लिए कि आपको कितना पढ़ना है ये मैटर नहीं करता है, आपको क्या नहीं पढ़ना है ये मैटर करता है, ठीक है। तो आपको आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करोगे, कंटेंट कोई भी लो, कहीं से भी कंटेंट कैरी कर रहे हो, बट आपके सिलेबस के अंडर होना चाहिए, यानी कि सिलेबस से बाहर पढ़े जा रहे हो पागलों की तरह, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोटा सा क्या कर रहे हैं, एक ब्रीफ समरी टाइप की बोल सकते हो, ब्रीफ समरी टाइप की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंटेंट की दे रहे हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। वो भी काफी जरूरी है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और थोड़ा सा इसको टाइम आप भी दे दो, उसके बाद हम लेक्चर को क्या करेंगे, शुरू करते हैं, ठीक है। और आज की डेट में आपको क्या होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट होगा और कल तक आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हमारे पास 100 डेज बचे हैं। 100 डेज में हम क्या करेंगे, पर डे या 2 दिन में या फिर 1 दिन में एक चैप्टर को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा करने की, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आप देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे जो इसका सब टॉपिक है, इसके सब टॉपिक आ जाता है इनर्शियल फ्रेम। सब टॉपिक क्या आ जाएगा, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर यू कैन से कि विद द
यू कैन से कि बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम क्या करेंगे, इनर्शियल फ्रेम को डिस्क्राइब करेंगे कि आपका इनर्शियल फ्रेम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड आपका आ जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। सेकंड आपका क्या जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो टोटली क्या है, जो इनर्शियल फ्रेम हो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा तो इनर्शियल होगा, अदरवाइज नॉन इनर्शियल होगा। काफी अच्छे से इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा क्या करो, पेशेंस रखो। पेशेंस के साथ देखो डेफिनेटली काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। जिनको चैप्टर आता है उन्हें भी ये चीजें, बहुत सी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, और जिन्हें चैप्टर नहीं आता उन्हें तो फिर सीखने को मिलेगा ही मिलेगा काफी चीजें, ठीक है। चलिए सेकंड आएगा यहाँ पे, सेकंड आएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसलिए बहुत छोटा डिस्कशन होगा, बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये इतना पूछा नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला आएगा यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे काफी अच्छा डिस्कशन होने वाला है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे काफी अच्छा डिस्कशन करेंगे। कैसा डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ऐसा डिस्कशन करेंगे कि मैंने एक न्यूज देखा था, ठीक है, और ये मिथक काफी लोगों के अंदर आ जाता है कि बड़ा वाला मैग्नेट क्या करता है, छोटे वाले मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जितने फोर्स से बड़ा वाला मैग्नेट छोटे वाले मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक उतने ही फोर्स से ये जो छोटा वाला मैग्नेट है बड़े वाले मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि छोटा वाला मैग्नेट इसकी तरफ चलता चला जाता, चलता चला जाता, चलता चला जाता, बड़ा वाला मैग्नेट अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। ऐसा क्या होता है, ये चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। साथ ही मैंने एक न्यूज देखा था जिसमें क्या है, गाड़ी के सामने क्या लगा दिया था, गाड़ी के सामने एक मैग्नेट लगा दिया था, और मैग्नेट क्या कर रहा था, मैग्नेट दिखा रहा था कि मैग्नेट उस गाड़ी को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और गाड़ी आगे की तरफ चलने लगेगी, ठीक है। वो बहुत ही क्या कहते हैं, बेवकूफ वाला मीम्स था, मतलब उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, ठीक है, या फिर फिजिक्स पढ़ी थी तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है, और बिना पढ़े उसने क्या करा, ऐसे मीम्स बना दिया, और क्या नीचे लिखा हुआ है कि पेट्रोल प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो पेट्रोल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, जितने फोर्स से वो मैग्नेट गाड़ी को अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से गाड़ी भी क्या करेगा, उस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मीम्स काफी क्या कहते हैं, ऐसा था कि लॉजिकल नहीं था, ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ऐसी कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, और वो आपका हो जाएगा न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा क्या होगा इसी लेक्चर में, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमारा कवर करवाया जाएगा, जो फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड लेक्चर भी आज ही आएगा, ठीक है, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, बैक टू बैक लेक्चर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या फर्स्ट लेक्चर का पार्ट है। फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, और साथ ही इसमें कुछ IIT के न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे, IIT JEE के न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, और SC वर्ग और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से भी कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। काफी मजा आएगा न्यूमेरिकल्स को क्या कहते हैं, डिस्कस करने में। आपको भी मतलब फील होगा कि हाँ कोई नई चीज आपको सीखने को मिल रही है। बस अगेन कह रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। मैं एक बार क्या करूँ, थोड़ा सा क्या कर दूं, यहाँ पे कंटेंट को हल्का सा डिस्क्राइब कर दूं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लेक्चर को शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाओ, और ठीक है, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, और फिर तो स्टार्ट हुआ तो एक बार फिर तो खत्म हो गई, क्या करेंगे, इस लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए उसके सेकंड लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हमारा नया टॉपिक आ जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FBD, ठीक है, प्यार से इसको FBD बोला जाता है, और ये आपका क्या फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी, फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए, किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए टोटल मैं यहाँ पे 5 फोर्सेस की बात करता हूँ। 5 में से 4 फोर्सेस हम यहाँ पढ़ेंगे, और एक 5वां फोर्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को मैंने अलग से चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, उसको हम अलग से चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन यहाँ क्या है, इस चैप्टर के पार्ट में मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को मैंने अलग से चैप्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा आपका mg फोर्स, सेकेंड आएगा यहाँ पे आपका टेंशन, जो कि रोप और स्प्रिंग में लगता है, ठीक है। तीसरा आएगा यहाँ पे क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसे जनरली क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे क्या आपका, फोर्थ आ जाएगा आपका यहाँ पे सूडो फोर्स। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जनरली होता क्या है, किसी भी बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उस बॉडी पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, और जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। अगर आप क्या करेंगे, उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता देंगे, तो आप बड़े से बड़ी फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आसान से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझेंगे कि आखिर क्या कहते हैं, इन चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सूडो फोर्स। सूडो फोर्स से लेके क्या होता है,
है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो सूडो कोड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे करवाऊंगा, जो कि आपका क्या होगा, सूडो कोड से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को क्या कर देगा, शॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो फ्रिक्शन एक और कोर्स है फ्रिक्शन को मैंने अलग से चैप्टर में डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्या है, वो काफी अच्छा चैप्टर है और काफी मजेदार चैप्टर भी है। ठीक है, चलिए ये तो हमारे क्या होगा, पूरा सेकंड क्या होगा, सेकंड लेक्चर में डिस्कस होगा, और इसमें कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इवन आपका क्या कहते हैं, ऐसे बड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के कई सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ कैरी किए गए हैं, और आईटीजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ये लेक्चर नंबर सेकंड है। ठीक है, अच्छा लेक्चर नंबर थर्ड में क्या होगा, देखिए लेक्चर नंबर थर्ड में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन काफी मजेदार चीज है। इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन की हेल्प से हम SC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। विदाउट इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन आपको SC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को पूरी कंप्लीट सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मतलब 80% सॉल्व हो जाएगा, 20% क्वेश्चन आपके क्या है, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन को भी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट न्यूटन लॉ मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लेक्चर नंबर 3 में होगा, और कई सारे क्वेश्चन इस पे भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और इस लेक्चर में भी आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल कंटेंट है जो कि मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, और टोटल इसके 3 लेक्चर होंगे। ठीक है, एक और लेक्चर होगा 4th लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में आपको करवाया जाएगा यहाँ पे पूरा SC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। ठीक है, आपका असाइनमेंट भी डिस्कस होगा ये लेक्चर नंबर 4 में। तो लेक्चर नंबर 4 में आपको क्या करवाया जाएगा, SC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आपको कंप्लीट सॉल्व करवाई जाएगी, जो मैं क्या करूंगा, आपको ऐसा असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। फिर लेक्चर नंबर 5 में आपको इरोडॉफ सॉल्व करवाऊंगा, लेक्चर नंबर 6 में क्या करवाऊंगा, क्लैपनर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बट वो थोड़ा सा रुक के करवाऊंगा। स्टार्टिंग में क्या करूंगा, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से शुरू करूंगा, और लेक्चर नंबर 4 पे ले जाकर उसको क्या कर दूंगा, न्यूटन लॉ क्वेश्चन को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, बट आपको लगता है कि नहीं यार इतने क्वेश्चन से मेरी बात नहीं बनेगी, सेटिस्फाइड नहीं हो आप इनसे। ठीक है, तो सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या करवाऊंगा, आपको क्लैपनर और इरोडॉफ करवा दूंगा, पर उसको थोड़ा रुक के करवाऊंगा 4-5 दिन। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट हाँ ये यहाँ तक, ठीक है, जितना IIT के लिए आपका मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ तक आपका क्या होगा, लेक्चर नंबर 4 आपका 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन में आपका पूरा न्यूटन लॉ क्वेश्चन खत्म करने की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि डेफिनेटली अगर कुछ मतलब टाइम मिला मुझे तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, टाइम है। ठीक है, अब प्रॉपर टाइम है मेरे पास। स्टार्टिंग में थोड़ा लेट हो गया था, बट डोंट वरी, अब प्रॉपर टाइम हो गया, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा थोड़ा एको प्रॉब्लम हो रहा होगा साउंड में, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा हॉल है और क्या कहते हैं, ये हॉल पूरा खाली है, तो थोड़ा सा एको प्रॉब्लम कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर नंबर 1 को शुरू करते हैं। और लेक्चर नंबर 1 में हमारा फर्स्ट टॉपिक न्यूटन लॉ मोशन, और न्यूटन लॉ मोशन का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है यहाँ पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन होता क्या है आप सबने ही पढ़ा। ठीक है, मैं स्टेटमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूंगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि आप बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, तो बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो बॉडी क्या हो सकती है, उस बॉडी का जो यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म से आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। सबसे पहली कंडीशन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ वेक्टर समेशन ऑफ वेक्टर f इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समेशन ऑफ वेक्टर f का मतलब समझो। समेशन ऑफ वेक्टर f का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पे मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस लग रहे हैं उसका क्या करना है, आपको वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम का मतलब आपको डायरेक्शन देखनी है। अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दोगे, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ समेशन ऑफ वेक्टर f इज इक्वल टू 0 इफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट a इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, बट a इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, मतलब बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। तो ये पहला केस बन गया हमारा। चलिए सेकंड केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। इफ समेशन ऑफ वेक्टर f इज नॉट इज इक्वल टू 0। कैसे भाई, देखो मैंने क्या करा, इस व्हाइट बोर्ड पे एक फोर्स अप्लाई किया। इस व्हाइट बोर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं इस व्हाइट बोर्ड पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इस व्हाइट बोर्ड में कोई एक्सेलरेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब व्हाइट बोर्ड के आपका रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। अगर इस
बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, जबकि मैंने क्या कर रखा है, इस व्हाइट बोर्ड पे एक फोर्स अप्लाई कर रखा है, ठीक है। मतलब इस व्हाइट बोर्ड का जो क्या है नेट फोर्स है वो 0 के इक्वल नहीं है, बट क्या हो रहा है, देखो व्हाइट बोर्ड में एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ये सेकंड केस बन जाएगा कि इफ समेशन ऑफ वेक्टर f इज नॉट इज इक्वल टू 0 बट a इज इक्वल टू 0। कौन सा केस है, ये आपका व्हाइट बोर्ड वाला केस है, जिस व्हाइट बोर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट इस व्हाइट बोर्ड में कोई भी इसके मोशन में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही पड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गई, और चेंज इन वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस, चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या होगा, इफ समेशन ऑफ वेक्टर f इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, बट a इज ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू 0। कौन सा एग्जाम्पल, मान लीजिए क्या है मेरे पास, मान लीजिए डस्टर, ठीक है। अब देखिए इस पे मैं क्या करता हूँ, एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये जो क्या है, ये डस्टर है, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे एक वेलोसिटी आ जाएगी, इसका मतलब स्टार्टिंग में रेस्ट में था, और उसके बाद जैसे ही मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया है, क्या हो गया, मोशन में चला गया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, बताइए, एक्सेलरेशन। मतलब जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या करेगा, वो बॉडी में एक एक्सेलरेशन क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। या मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल को मैंने रेस्ट में रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं फुटबॉल को किक करूंगा तो फुटबॉल पे मैंने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया, मतलब जो फुटबॉल पे नेट फोर्स है वो 0 नहीं है, ठीक है। और जैसे ही मैंने फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई किया तो जो फुटबॉल रेस्ट में थी वो किसमें चली गई, मोशन में चली गई, मतलब स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कितना था, 0 था, पर जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव कर लेगा। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी, या 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो गई, ठीक है। रेस्ट से किसमें चला गया, मोशन में चला गया, और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जो ऑब्जर्वर होगा वो उस बॉडी में क्या ऑब्जर्व करेगा, उस बॉडी में एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। थर्ड केस, ठीक है। चलिए फोर्थ केस आते हैं। फोर्थ केस, इफ समेशन ऑफ वेक्टर f इज इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैसे सोच रहे होंगे कि यार पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो बॉडी एक्सेलरेट कैसे होगी, वो बॉडी एक्सेलरेट कैसे होगी, यही सोच रहे हो ना। पर डोंट वरी, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसका एक एग्जांपल अच्छे समझाएंगे। एग्जांपल समझाने के साथ साथ IIT-JEE का IIT-JEE की प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैंने ये बात क्यों लिखी है। बट ये बात समझो, ये जो ऊपर की 3 लाइनें लिखी है मैंने, ये जो ऊपर की 3 लाइनें लिखी है, इसमें एक बात आपसे कंक्लूजन निकल रही है। क्या कंक्लूजन निकल रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, मतलब आपका जो न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन है वो क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है। कैसे वैलिड हो रहा है कि देखो स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, पर कब तक, जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। अगर मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूं तो बॉडी का मोशन पॉसिबल है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, पर कब तक रहेगा, जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हो। अगर मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब इसने क्या करा, इन तीनों ही कंडीशन ने न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड करा, ठीक है। पहली कंडीशन न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन की पहली लाइन को वो करा, डिस्क्राइब करा, और बाकी की 2 कंडीशन ने क्या करा, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन की आखिरी लाइन को डिस्क्राइब करा। और आखिरी लाइन क्या बोलती है, आखिरी लाइन ये बोलती है कि बॉडी में एक्सेलरेशन तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। अगर आप उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दोगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, बाकी के 2 कंडीशंस को भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट ये न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड नहीं करता है। ये क्या करता है, न्यूटन, ये जो 4 कंडीशन लिखी है मैंने, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन ने ये कहा कि बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी पे तो फोर्स मैंने 0 बता दिया, पर बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन के स्टेटमेंट का अपोजिट है, मतलब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन के स्टेटमेंट को ओबे नहीं कर रहा है, वैलिड नहीं कर रहा है। तो यू कैन राइट डाउन, क्या लिख सकते हो आप, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो टोटल 4 कंडीशन होगी, 4 कंडीशन में 3 कंडीशन न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड कर रही है, और ये सिंगल इकलौती कंडीशन है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड नहीं करती है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर्शियल फ्रेम, क्या लिखूंगा यहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और टेंशन मत लेना, विदाउट प्रॉब्लम और विदाउट न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो और वो जो न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा वो A1 लेवल के होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्या कहता है आया F गिवन है, M गिवन है, A कैलकुलेट करो, ऐसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करूंगा, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो आपको IIT क्वालिफाई करवाने के लिए क्या करेगा, काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो काफी मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा अगेन बोलो पेशेंस रखो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरियत इसलिए छाएगी क्योंकि ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है। बट हाँ, इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये सब पढ़ने के बावजूद भी आपको अभी तक कुछ बहुत सी नई चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिली होगी, ठीक है, और आगे भी आपको सीखने को मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम की। तो इनर्शियल फ्रेम की छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, दोज फ्रेम इन विच वैलिड न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। मतलब जो फ्रेम क्या करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इज वैलिड। तो यही लाइन आपको क्या लिखनी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इज वैलिड, इट्स मीन वो आपका फ्रेम क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, टोटल 3 कंडीशन देखनी है। अगर 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, इसका मतलब वो फ्रेम क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम की। नॉन इनर्शियल फ्रेम, टेंशन मत लेना, इसके प्रॉब्लम्स में करवाऊंगा कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर वहां पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, दोज फ्रेम इन विच नॉट वैलिड, ठीक है, इज कॉल्ड नॉट वैलिड न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब वो फ्रेम्स जो न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ इकलौती एक कंडीशन है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड नहीं करता है, और ये कंडीशन आपकी यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका जो कंडीशन नंबर 4 है, ठीक है, अगर कंडीशन नंबर 4 किसी फ्रेम के लिए सेटिस्फाइड होती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो फ्रेम आपको क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी फ्रेम को आपको इनर्शियल अगर दिखाना है, शो करना है, या फिर किसी भी फ्रेम को बताना है कि वो फ्रेम इनर्शियल है, तो इन 3 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो फ्रेम आपको क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है और माइंड में या तो सेट कर लो। और सबसे अच्छा बता रहा हूँ, नोट्स बनाओ, नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो जनवरी में जब हमारा रिविजन शुरू होगा, ठीक है, जनवरी में मेरी छठी बुक चलेगी, मतलब 5 बुक्स मैं यहाँ पे कवर करवा चुका हूँ। और याद रखना, बिना रिविजन के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। कितना ही अच्छा पढ़ लो, अगर 1 महीना पहले रिविजन शुरू नहीं करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए जनवरी से हमारा एक रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर नोट्स होंगे तभी आप रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो जनवरी में जो रिवीजन स्टार्ट होगा उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाओ, तभी आपका क्या होगा, IIT JEM क्वालिफाई होगा, ठीक है। इसे ही गाइडेंस बोलते हैं, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, मैंने कई बार एग्जाम दिया है और कई बार क्वालिफाई भी किया है, तो मुझे पता है कि हाँ क्या क्या गलतियां हो सकती है और क्या क्या गलतियां नहीं हो सकती है, और वो जो गलतियां हो रही है उन्हें शॉर्ट आउट क्या करना है। तो आपका रिवीजन के टाइम में गलती करोगे, आपके पास नोट्स नहीं होंगे, दिक्कत क्रिएट होगी, ठीक है। इसलिए जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सबके नोट्स बनाते रहो। चलो इसको जल्दी से लिख लो, उसके बाद क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, आपका नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब आपका इनर्शियल फ्रेम कैसे आप बताओगे कि वो इनर्शियल है, या कैसे बताओगे कि आपका ये नॉन इनर्शियल है। उसके बाद क्या करेंगे, IIT JEE का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, आपका जो न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन है इस चैप्टर को डिस्क्लोज कर देंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल सिंपल है। सपोज करते हैं यहाँ पर क्या है, आपके पास एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है और यहाँ पर रेल मंत्री बैठा है, पूर्व रेल मंत्री हमारे लालू जी, ठीक है, हमारे लालू जी बैठे हुए, पूर्व रेल मंत्री बैठे हुए हैं, जो कि क्या बोलते थे, उनका फेवरेट डायलॉग है, अरे बुड़बक नोट्स बना ले, ठीक है। तो नोट्स बना ले बुड़बक, नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लालू जी बैठे हुए हैं। अब लालू जी बैठे हुए तो रेल मंत्री, तो आपको लगता है कि वो कुछ करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे यार। हमारे यहाँ के जो मंत्री लोग होते हैं, ठीक है, नेता लोग होते हैं, वो आराम फरमाते हैं, तो ये भी क्या कराएंगे, आराम फरमाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ज्यादा सीरियस मत ले लेना, ठीक है। पता चल रहा है कि ज्यादा सीरियस ले लिया और क्या कहते हैं, अपना मोबाइल तोड़ लिया। जो लालू जी के फैन होंगे, ठीक है, हम भी काफी इज्जत करते हैं, काफी अच्छे रेल मंत्री थे, चलिए वो एक अलग बात है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये लालू जी आराम फरमा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली लालू जी पे जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, एक mg फोर्स लगेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जो क्या लगेगा, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और बी नो वेरिएबल n इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे mg
ऑब्जर्व कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है दोनों का अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा लालू जी पे जो नेट फोर्स होगा वो बताइए कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आपका हो जाएगा लालू जी पे 0, ठीक है। बट एक कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन क्या देते हैं कि सपोज ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन क्या करता है, ए एक्सेलरेशन से आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से क्या होता है, एक्सेलरेट हो रखा है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड पे हमारे क्या अंकित भाई है, कौन है, अंकित भाई, ठीक है, ये हमारे अंकित भाई है जो कि ग्राउंड पे है, और ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ट्रेन में देख लिया कि लालू जी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब अंकित भाई ने लालू जी को क्या करा, ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने क्या देखा, बताओ क्या देखा भाई, क्या देखा, सिंपल सी बात है, जब अंकित भाई ने लालू जी को ऑब्जर्व करा तो विद रिस्पेक्ट टू अंकित भाई, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड में क्या है, ये अंकित भाई रेस्ट में है, ठीक है, अंकित भाई क्या है, रेस्ट में। तो आप कह सकते हो कि जो अंकित भाई क्या है, ग्राउंड पे रेस्ट में है, वो लालू जी को ऑब्जर्व करेंगे, तो अंकित भाई के रिस्पेक्ट में लालू जी क्या होंगे, मोशन में होंगे, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे लालू जी का एक्सेलरेशन हो जाएगा अंकित भाई के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ पर कह सकते हो, क्या बोलोगे, पहली कंडीशन आपकी बनेगी कि विद रिस्पेक्ट टू अंकित भाई, विद रिस्पेक्ट टू अंकित भाई, ठीक है, अंकित भाई के रिस्पेक्ट में जो हमारे लालू जी है, ठीक है, हमारे लालू जी है वो क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a is not is equal to 0, a is not is equal to 0, ठीक है। बट जब मैं बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो क्या होंगे, लालू जी होंगे, उनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको पता है ना कि अगर क्या होता है, अगर किसी भी फ्रेम पे कोई बॉडी क्या है, विराजमान है, ठीक है, किसी भी फ्रेम पे वो बॉडी अगर विराजमान है, तो जितना एक्सेलरेशन आपका विराजमान है, तो क्या होगा बताइए, कि वो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस ट्रेन के अंदर जितने भी आपके क्या होंगे, जितने भी आपके मुसाफिर होंगे, जितने भी आपके क्या होंगे, पर्सन होंगे, जितने भी आपके ब्लॉक्स होंगे, वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। इसका मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो क्या होगा, ये बॉडी होगा, उस बॉडी पे कोई भी क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू अंकित भाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन ट्रेन का है उतना ही एक्सेलरेशन इस पर्सन का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। पर जब मैं बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका एक्सेलरेशन ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, ये कंडीशन दोनों के लिए ही सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रेन के अंदर इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, उसमें जो आपका नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स यहाँ पे कितना है, 0 है, क्योंकि वो क्या है, आराम फरमा रहा है, ठीक है। तो आराम फरमा रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, क्या देखेंगे बताइए, क्या देखेंगे, यहाँ पे जो आपका समेशन ऑफ वेक्टर f है वो 0 है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू अंकित भाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपका एक्सेलरेशन है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4 है। कंडीशन नंबर 4 कौन सी थी आपकी, जो न्यूटन फर्स्ट मोशन को वैलिड नहीं कर रही थी। अगर ये न्यूटन फर्स्ट मोशन को वैलिड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो आपका ग्राउंड होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ग्राउंड के लिए ये कंडीशन आ रही है, और ये कंडीशन आपकी क्या है, न्यूटन फर्स्ट मोशन को वैलिड नहीं करती है, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। चलिए ट्रेन के लिए देखते हैं, ठीक है। अगेन क्या होगा बताओ, अगेन आपका जो समेशन ऑफ वेक्टर f है वो दोनों के लिए सेटिस्फाइड होगा। समेशन ऑफ वेक्टर f क्या होगा, दोनों के लिए ही सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो क्या है, पर्सन पे जो पर्सन क्या है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, और उसके साथ साथ क्या ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ है उसका एक्सेलरेशन भी 0 है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या थी, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड कर रही थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेन के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन वैलिड होगा। इसका मतलब आपका जो ट्रेन है वो क्या हो जाएगा बताओ, वो आपका हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम, क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्राउंड नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, और ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्राउंड आपका न्यूटन फर्स्ट मोशन को वैलिड नहीं कर रहा है, और यहाँ पे जो आपका ट्रेन है वो न्यूटन फर्स्ट मोशन को वैलिड कर रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, IIT-JEE में पूछा गया था, ठीक है, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को करेंगे और डेफिनेटली उसके बाद तो आपका इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। IIT-JEE की प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज दैट हमारे पास क्या ये फिक्स्ड बॉडी है, क्या है यहाँ पे
फिक्स बॉडी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो टोटल नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन के लिए। कौन सी दोनों कंडीशन के लिए, एक आएगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एक आएगा क्या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा बताओ, समेशन ऑफ वेक्टर एफ, समेशन ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, सपोज दैट यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट हमारे कौन से, दोबारा अंकित भाई आ गए, तो एस्ट्रोनॉट ए है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब अंकित भाई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अंकित भाई क्या होगा बताओ, समेशन ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0। ये तो होना ही है, इसके लिए तो सोचना ही नहीं, दोनों ही फ्रेम के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि अर्थ के ऊपर ये फिक्स है। ठीक है, बट हमें पता है, आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे कि जब क्या होता है, जब आपके प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड इलेक्ट्रिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, साथ ही अपने एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये जो क्या होगा, प्लैनेट्स होते हैं इनमें एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, मतलब इनका जो वेलोसिटी होता है वो चेंज होता है, बट एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये चीज आपको क्या कहाँ पढ़ाई जाएगी, सेंट्रल फोर्स में पढ़ाई जाएगी। तो जब मैं सेंट्रल फोर्स को डिस्कस करूंगा तो आपको सारी चीजें क्या करूंगा, बताऊंगा कि आखिर कैसे वेलोसिटी क्या कहते हैं, कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी। बट हाँ, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अर्थ का वेलोसिटी क्या होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए क्या होता है, आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अर्थ में क्या आ जाएगा बताइए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अर्थ में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, अंकित भाई के रिस्पेक्ट में। कैसे, देखो आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा, जैसे जैसे अर्थ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो ये जो आपका क्या था, ये जो फिक्स्ड बॉडी था वो कहाँ आ जाएगा बताओ, वो यहाँ आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम फिक्स्ड बॉडी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम फिक्स्ड बॉडी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम फिक्स्ड बॉडी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 365 दिन बाद दोबारा कहाँ आ जाएगा, फिक्स्ड बॉडी दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो अंकित भाई ने क्या करा, अंकित भाई ने ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा, जितने एक्सेलरेशन से अर्थ क्या कर रहा है, जितने एक्सेलरेशन से अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उतने ही एक्सेलरेशन से जो फिक्स्ड बॉडी अर्थ के ऊपर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। मतलब अंकित भाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, अंकित भाई जो फिक्स्ड बॉडी है इसमें एक एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ अगेन देख सकते हो, ये क्या आपकी फर्स्ट कंडीशन है, और फर्स्ट कंडीशन क्या कर रही थी, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड कर रही थी। और न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन अगर वैलिड होता है तो कौन सा फ्रेम हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन के लिए आपका जो अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम है, और क्योंकि ये क्या करना है, फोर्थ कंडीशन है, और फोर्थ कंडीशन क्या थी आपकी, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को वैलिड नहीं कर रही थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो वैलिड करेगा तो इनर्शियल फ्रेम, वैलिड नहीं करेगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। सिंपल सा क्या है, लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलिए होप सो आपको क्या हो गया होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, और सेकंड लॉ में बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं होगा, बहुत ही छोटा प्रेजेंटेशन करूंगा। ठीक है, और बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो उस पर कोई बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे उन टॉपिक्स पे जो टॉपिक्स आसान है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि द रेट ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। ठीक है, बचपन में भी पढ़ते आ रहे हो, बहुत ही बड़ी बात नहीं है, इसको कुछ नया सीखने को नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही चीज है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा k। साथ ही में पता है मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, mv, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p mv अपॉन dt। अच्छा, इसके बाद हम जानते हो कि जो क्या होता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, मैकेनिक्स में मास कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट हम क्या हो जाएगा बताओ, बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, dv अपॉन dt। ठीक है, अच्छा dv अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, k n a। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ k इज इक्वल टू 1 बाय द एक्सपेरिमेंट, बाय द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बाय द एक्सपेरिमेंट यहाँ पे k इज इक्वल टू n लिख दिया तो 1 लिख दिया तो f इक्वल टू क्या आएगा तो आपका f इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे n a। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा k इज इक्वल टू 1 बाय द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट होते कैसे मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। कब बताऊंगा, जब आपकी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई, या कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 6 पाई, या कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी नॉट इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, तो क्या होगा, कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं बड़ी चीज नहीं मिले। ठीक है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती, एक नहीं होती, तो मैं आपको आज ही समझा देता कि आखिर एक्सपेरिमेंट होते कैसे हैं। ठीक है, बट डोंट वरी, जिस दिन कांस्टेंट की वैल्यू एक नहीं आएगी उस दिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, लिख देते हैं dp अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू f, तो सोचते हैं कि उन्होंने गलत लिख दिया है। तो ये क्या गलत है, ये गलत नहीं है, ये भी उसने सही लिखा है। ठीक है, ये
ये भी उसने सही लिखा है। पर ये कांस्टेंट कैसे वेरी करता है, कैसे वेरी मतलब वेरिएशन का मतलब रहेगा तो कांस्टेंट, पर ये कांस्टेंट यहाँ पे इसने कैसे क्या कहते हैं राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कैसे सही है, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा आगे डिस्क्राइब करूंगा। ये भी सही है, ठीक है, ऐसा नहीं ये गलत लिखा है इसने, ठीक है। बट यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, dp/dt आ जाएगा। तो अगेन वही सेम फॉर्मूला बन जाएगा। बट हाँ, अगर यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट की वैल्यू 1 से डिफरेंट होती तब मैं आपको अच्छे से समझाता कि आखिर ये सही कैसे है और कैसे नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, आगे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपका क्या है न्यूटन सेकंड लॉ क्वेश्चन, जो कि क्या है बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पे मैं इसको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले जाऊंगा, सिंपल इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया क्या आपका न्यूटन सेकंड लॉ क्वेश्चन। अगला पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्वेश्चन। इस पर थोड़ा सा क्या होगा ब्रीफ डिस्कशन होगा, काफी अच्छा लंबा चौड़ा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्वेश्चन समझो। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्वेश्चन का ऐसा समझाते हैं कि मान लो कि आपने अपने छोटे भाई को दो क्या करा फाइट मार दिया, वो क्या करेगा, छोड़ देगा? वो भी क्या करेगा, दो फाइट मारेगा आपको, ठीक है। आपने उसके क्या करा, आपने उसके जिस गाल पे मारा होगा थप्पड़, वो भी क्या करेगा, आपको अपोजिट गाल पे मारेगा, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो आपने दो मारा तो उसने भी दो मारा है, ठीक है। आपने दो थप्पड़ मारा तो उसने भी दो थप्पड़ मारा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। मारना मत भाई, ठीक है, क्या पता 2 के 4 पड़ जाए, बाद में कहोगे न्यूटन थर्ड लॉ मोशन तो वैलिड हुआ नहीं, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर आप एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर आप क्या करोगे, डेफिनेटली आपकी जो उम्र है, आपकी उम्र में क्या होता है, क्रश होते हैं, ठीक है, मेरी भी थी डेफिनेटली, ठीक है। तो आप अपने क्रश को क्या करोगे, प्रपोज करोगे, तो प्रपोज करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपका प्रपोजल रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट नहीं होने वाला, शकल आपकी बेकार है, बात मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, शकल अच्छी नहीं है तो रिजेक्ट होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब क्या हो सकता है, रिजेक्शन भी प्यार से ना हो, क्या पता दो थप्पड़ पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, रिस्क मत लेना, ठीक है। तो एक्शन मत करना, अगर एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा ही होगा। एक्शन क्या था, एक्शन था आपने अपने क्रश को प्रपोज किया, और रिएक्शन क्या मिला, रिएक्शन मिला आपको मुफ्त में दो थप्पड़, ठीक है। या फिर रिएक्शन क्या मिला, मुफ्त में दो गालियां। तो गालियां मत खाना, थप्पड़ मत खाना, इसके लिए आपको एक्शन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज रिएक्शन में क्या हो सकता है, रिएक्शन आत्मघाती हो सकता है, ठीक है। तो आपकी क्या कहते हैं, आपके उसके लिए बता रहा हूँ, फायदे की बात बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड में होगा। इस बात को समझो, इस बात को समझो, ठीक है। मान लो ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है। अब क्या है, मैं कहता हूं कि ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे एक फोर्स लगाया, जो कि क्या था, रिपल्सिव था, ठीक है। ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे फोर्स लगाया, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिपल्सिव। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ FAB, तो यहाँ पे FAB है, FAB है, कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है ए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू ए, और किस पे लग रहा है, ऑन बी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अगर ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो ब्लॉक बी भी क्या करेगा, ब्लॉक ए पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। ब्लॉक बी भी क्या करेगा, ब्लॉक ए पे फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ FBA, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, ड्यू टू बी, ठीक है। किस पे अप्लाई कर रहा है, ऑन ए पे, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखना, अगर ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे एक फोर्स अप्लाई किया है, कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे फोर्स अप्लाई करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का, ठीक अपोजिट। अगर ये प्लस का आई कैप है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस का आई कैप हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। पर एक साथ एक बात और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, इसको मैं लिखूंगा FAB प्लस का आई कैप, और इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, इसको मैं लिखूंगा FBA माइनस का आई कैप, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, FAB का मॉड इज इक्वल टू FBA का मॉड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का मॉड का जो रेशियो आएगा, दोनों का मॉड का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा +1, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूँ, क्या बोलता हूँ बताओ, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वेक्टर FAB अपॉन वेक्टर FBA, ठीक है। तो उसका अमाउंट कितना होगा, ये आपका AIEEE में पूछा गया था, ठीक है। AIEEE आपका कब होता था, हमारे टाइम हुआ करता था जब हम बच्चे थे, हम छोटे थे, ठीक है। हमने भी AIEEE सुना था, 2013 में हट गया था AIEEE, 2012 से पहले NIT के लिए, ठीक है, मतलब 2013 से पहले NIT के लिए AIEEE होता था बीटेक के लिए, ठीक है। AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो इसको कैसे अप्रोच करोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका क्या है, वेक्टर FAB है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ, वेक्टर FAB, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है आपका FAB, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप, ठीक है। और जो आपका क्या है, वेक्टर FBA है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर
सॉरी मैग्नीट्यूड क्या एफ बी ए और डायरेक्शन क्या देख सकते हैं माइनस आई के अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम। तो यू कैन राइट डाउन क्या लिख सकते हो बताओ, वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ बी ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दो, तो मैनिपुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ ए बी अपॉन वेक्टर एफ बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपका पूछा गया था। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे +1 कर दिया होगा बाय मिस्टेक। ठीक है, बट डोंट वरी, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था और आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन तो आईटी में नहीं आने वाला। ठीक है, क्वेश्चन आसान था पर ट्रिकी था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं। चलो, ये तो बात होगी कि आपकी न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के बारे में। अब थोड़े से मिथक्स हैं, जो मिथक्स को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं और साथ में क्या करते हैं, साथ में एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपकी एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में, और काफी अच्छी प्रॉब्लम है। इवन आपका रेशनिंग हॉलीडे में भी वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो एससी वर्मा सर थे उन्होंने रेशनिंग हॉलीडे पढ़ी थी और रेशनिंग हॉलीडे के कई सारे क्वेश्चन जो काफी अच्छे क्वेश्चन थे उन्हें एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में कैरी किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपका रेशनिंग हॉलीडे में भी पढ़ा और साथ में एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, डिस्कस करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। और काफी मजेदार क्वेश्चन है। मान लीजिए एक टेबल है, टेबल पे एक बुक रखी हुई है। ठीक है, अभी बुक रखी हुई है तो बुक का जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जो कि अभी तक मैंने नहीं सिखाया है, बट हाँ आई नो वेरी वेल कि आपको थोड़ा बहुत फ्री बॉडी डायग्राम निकालना आता है। ठीक है, तो mg फोर्स कहाँ लगेगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटसाइड। ठीक है, ये दोनों ही फोर्स किस पे लग रहे हैं, दोनों ही फोर्स बुक पे लग रहे हैं, बोथ फोर्स एक्ट ऑन बुक। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात साफ साफ दिख रही है, क्या दिख रही है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है बताओ, डायरेक्शन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अपोजिट है। ठीक है, एन का डायरेक्शन क्या है, एन का डायरेक्शन यहाँ पे प्लस जे कैप है और mg का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है बताओ, माइनस जे कैप है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सवाल क्या है, सवाल है कि इज ये जो क्या है आपका mg फोर्स है, mg एंड n एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो आपका जो mg और r है, सॉरी mg और n है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, यस और नो? सोचो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, सोचो। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या करा होगा, 90% स्टूडेंट्स ने क्या बोला होगा, 90% स्टूडेंट्स ने बोला होगा यस, और 10% स्टूडेंट्स ने बोला होगा नो। तो मैं बता दूं, जिन 90% स्टूडेंट्स ने यस बोला उनका जवाब बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, उनका जवाब बिल्कुल गलत है। तो ये क्या है, ये आपका गलत है। बाकी जस्ट रेस्ट 10% स्टूडेंट्स ने अगर बोला है यस तो नो। ठीक है, तो उनका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। अभी एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं होगा, समझो इस चीज को। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर आखिर ये क्यों नहीं होगा, समझो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जब मैं बात करता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ मोशन की। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने अपने भाई को 2 थप्पड़ मारा तो आपका भाई आपको 2 थप्पड़ मारेगा ना। ठीक है, मतलब आपने बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी बी ने बॉडी ए पे फोर्स अप्लाई किया, यही होगा ना। ठीक है, मतलब आपने अपने छोटे भाई पे फोर्स अप्लाई किया तो छोटे भाई ने आपके क्या करा, आपके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ पे 2 बॉडीज का होना क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर 2 बॉडीज नहीं होंगी तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक वाली बात है कि जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं आप अपनी क्रश को प्रपोज करोगे और क्या करोगे, आप अपना खुद का प्रपोजल ही एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट है, भला सकल एक पैसे की ना हो। ठीक है, भला एक सकल एक पैसे की ना हो, नहीं मुझे तो अपना प्रपोजल एक्सेप्ट है। ऐसा नहीं होने वाला है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपकी क्रश पे डिपेंड करेगा कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, जिसमें 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रपोजल क्या होगा, रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपकी शकल अच्छी नहीं है। ठीक है, अच्छा जिनकी शकल उनका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, IIT चाहिए, IIT निकालो, अपने प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। ठीक है, चलिए सरकारी नौकरी। ठीक है, जस्ट किडिंग, डोंट टेक सीरियस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझाने के लिए हंसी मजाक करना पड़ता है। देखिए क्लास में तो, और जब क्या होता है ऑफलाइन इंटरेक्शन होता है तो ऑफलाइन इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता हूँ। ठीक है, वो भी जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, अभी ऑनलाइन में ज्यादा इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता है, बट हाँ कोशिश करूंगा थोड़े बहुत हंसी मजाक करने की। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप टोटली बोल सकते हो कि बॉडी ए ने अगर बॉडी बी पे फोर्स लगाया तो बॉडी बी पे क्या करेगा, बॉडी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपकी बात क्या ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या है, जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। पर मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, क्या स्टार्टिंग में बोला था, ये जो एन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये भी बुक पे लग रहा है और जो mg फोर्स है ये भी बुक पे लग रहा है, मतलब दोनों ही फोर्स एक सिंगल बॉडी पे लग रहा है।
इसका मतलब क्या होगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिन 10% रेस्ट 10% स्टूडेंट्स ने नो बोला है उनका आंसर बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का। ठीक है, चलिए एक मिथक दूर करते हैं। कौन सा मिथक? मिथक आपका कि ये जो बड़ा सा मैग्नेट रख दिया, एक छोटू सा मैग्नेट रख दिया और ये बड़ा सा मैग्नेट और छोटू सा मैग्नेट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, पर ये बड़ा वाला अट्रैक्ट नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या होगा बताओ भाई? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ मोशन मैं अगर कहता हूँ कि ये बड़ा वाला मैग्नेट है, ये छोटा वाला मैग्नेट है, ठीक है, अगर ये बड़ा वाला मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर रहा है, कितने न्यूटन के फोर्स है? 5 न्यूटन के फोर्स है। तो ये जो बड़ा वाला छोटा वाला मैग्नेट होगा, ये बड़े वाले मैग्नेट को कितने न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? 5 न्यूटन के फोर्स है। इसके बावजूद भी, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन होने के बावजूद भी, मतलब एक्शन के बाद रिएक्शन होने के बावजूद भी, ये बड़ा वाला मैग्नेट अपनी जगह से क्यों नहीं हिलता है? बड़ा वाला मैग्नेट छोटा वाला मैग्नेट की तरफ क्यों नहीं जाता है? उसका रीजन है इनर्शिया। उसका रीजन क्या है? इनर्शिया। ठीक है, अच्छा, इनर्शिया सबको पता होगा, 9th क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ। इनर्शिया क्या होती है? बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसकी कंडीशन को चेंज करने का, या फिर जो कि उसकी कंडीशन बोल सकते हैं, जो कि उसकी कंडीशन के चेंज करने का क्या करता है? अपोज करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनर्शिया की लिमिट देखते हैं। सपोज दैट इसका, ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ये पहले लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, मतलब वो अपने कंडीशन को चेंज करने का उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सपोज करते हैं कि ये बड़ा वाला मैग्नेट है, ठीक है, इसकी जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर ब्रेक होती है? 7 न्यूटन पे। मतलब अगर आप इसमें 7 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी कंडीशन को चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसकी जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी ब्रेक होती है किस पे होती है? 3 न्यूटन पे, क्योंकि मास क्या होगा? कम होगा, लेस होगा, और इसका मास क्या होगा? लार्ज होगा। तो लार्ज मास के लिए इनर्शिया भी क्या होगा? लार्ज होगा। तो इसकी इनर्शिया की लिमिट क्या है? 7 न्यूटन है। अगर 7 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी कंडीशन चेंज नहीं होगी, मतलब ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर मुझे इसको मोशन में लाना है तो मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? 7 न्यूटन से ज्यादा, मतलब 7.1, 7.2 या फिर 8 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है, अगर 7 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी क्या होगा? अपनी जगह पे ही बना रहेगा। ठीक है, जबकि इसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इसकी इनर्शिया की लिमिट को ब्रेक करने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? 3 न्यूटन की। अगर 3 न्यूटन से कम का फोर्स अप्लाई होगा तो ये बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। पर जैसे मैं क्या करूंगा, 3 न्यूटन से लार्ज फोर्स अमाउंट, 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स क्या करूंगा? अप्लाई करूंगा, तो इसकी इनर्शिया की लिमिट क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। और अगर ये क्या है, ये बॉडी क्या है? रेस्ट में, तो इसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो इसकी यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि बड़ा वाला मैग्नेट क्या कर रहा है? छोटे वाले मैग्नेट को 5 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी इनर्शिया की लिमिट कितनी थी? 3 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया। अगर 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? ये जो छोटे वाला मैग्नेट होगा आगे तरफ चलना शुरू कर देगा, बड़े वाले मैग्नेट की तरफ चलना शुरू कर देगा, बिकॉज उसकी इनर्शिया की लिमिट क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी कंडीशन को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, जो कि चेंज होगी। ये जो छोटा वाला मैग्नेट था वो रेस्ट में था, अब क्या हो जाएगा? मोशन में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है कि छोटा वाला मैग्नेट बड़े वाले मैग्नेट को भी इतने ही फोर्स से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। बट इसकी इनर्शिया की लिमिट कितनी है? इसकी इनर्शिया की लिमिट है 7 न्यूटन। ठीक है, तो इसकी इनर्शिया की लिमिट 7 न्यूटन है। अब 7 न्यूटन से क्या करा हमने? यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई किया है, तो क्या ये लोग मोशन करेगा? मूव करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या करवाने के लिए, इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मिनिमम कितने न्यूटन का फोर्स की जरूरत है? 7 न्यूटन की फोर्स की जरूरत है। अगर 7 न्यूटन से कम का फोर्स होगा तो अपनी जगह पे बना रहेगा। ठीक है, तो ये आदमी क्या होगा? मतलब ये जो बड़ा वाला मैग्नेट है अपनी जगह पे बना रहेगा, बिकॉज उसकी इनर्शिया की लिमिट को हम ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि हमेशा छोटा वाला मैग्नेट बड़े वाले मैग्नेट की तरफ क्यों आता है, जबकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जितना फोर्स बड़ा वाला मैग्नेट छोटे वाले फोर्स पे लगा रहा है, ठीक उतना ही फोर्स छोटा वाला मैग्नेट क्या करेगा? बड़े वाले मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ क्या करना है, जो मीम्स बनाता है कि एक गाड़ी है, गाड़ी के आगे एक बड़ा सा मैग्नेट लगा दिया, अगर आप लोगों ने मीम्स देखा होगा तो, ठीक है, तो जो बड़ा सा मैग्नेट लगाया है वो गाड़ी को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, वो आप इससे कोरिलेट कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो आपके लिए छोड़ू यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी फिनिश होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब आज के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं और उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, इस पे एक आईडी न्यूमेरिकल करेंगे और इस लेक्चर को यहाँ फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपका चाहे टेलीग्राम चैनल होगा, चाहे चाहे टेलीग्राम चैनल होगा, चाहे आपका व्हाट्सएप चैनल होगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सबका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उन सारे ही ग्रुप्स में या फिर चैनल में आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, डे टू डे आपको क्या कहते हैं वहाँ पे गाइड किया जाएगा कि
कौन कौन से लेक्चर कब अपलोड होंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईच एंड एवरी जितने भी आपके क्या है लिंक है उन पे जाके क्लिक करो और सब कुछ क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, और फिलहाल क्या है, फिलहाल अगर कोई पर्सनली मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहता है कि सर मतलब ये डाउट हो गया, इस डाउट को कैसे शॉर्ट आउट करें, ठीक है, तो उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, बिकॉज थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, तो व्हाट्सअप जैसे ही मैं फ्री रहूँगा आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसमें व्हाट्सअप मैसेज ही करना। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या लिमिटेड इक्वेशन और मोशन को डिस्कस करते हैं। तो टोटल 3 इक्वेशन है, बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ी होगी, b इक्वल टू यू प्लस ए, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन क्या होती है हमारे यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने, क्या ध्यान रखने की वेयर ए इज कांस्टेंट, ठीक है, वेयर ए इज कांस्टेंट, ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए इज कांस्टेंट का मतलब क्या समझो, मतलब सपोज करो कि हमारे पास एक कार है, स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। आफ्टर अगेन 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। आफ्टर अगेन 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, बताओ, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड अगेन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, बताओ, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो इस केस में अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन निकालूंगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 10 अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम कितना चेंज हो रहा है 1, इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जब मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेट करूंगा तो अगेन इसकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगेन इसके लिए कैलकुलेट करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ईच एंड एवरी केसेस के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने एक्स डायरेक्शन में क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों नहीं अप्लाई किया, हम डायरेक्ट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों लेते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्यों लेते हैं, आखिर क्या रीजन है, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे इन इक्वेशंस में से क्यों नहीं यूज किया। वो इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। अगर एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट नहीं होगा तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज करना है तो उसके लिए आपको बात ध्यान देनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें क्या करते हैं, आईटीजे का प्रॉब्लम करते हैं और आईटीजे का प्रॉब्लम डिस्कस करने का फाइनली क्या करते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन पे काफी आसान न्यूमेरिकल्स हैं, इतने हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो मैं आपके ऊपर क्या करता हूँ उस चीज को छोड़ देता हूँ। बट हाँ, जब जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम पे पहुंचेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम पे बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होने वाले, ठीक है। चलिए ये न्यूमेरिकल भी काफी अच्छा है, इसको इसलिए मैंने क्या करा है, इस न्यूमेरिकल को जानबूझ के लिया है बिकॉज ये न्यूमेरिकल क्या आपको बहुत कुछ सीखने को देगा, ठीक है। अब देखो सपोज करते हैं कि एक क्या है, बुलेट है, बुलेट होते हैं ना ये बंदूक वाली, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं अखियों से गोली मारे वाली, ठीक है। तो वहां पे क्या है, ये बुलेट है, ये बुलेट आगे इसको स्ट्राइक करती है, ठीक है। सपोज दैट इसकी इनर्शियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनर्शियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यू हमारे पास कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है। 10 में 1000 कर देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। और सपोज करते हैं कि ये जो बुलेट है ये क्या है, पार्टिकल है, जो भी इसका मास कितना है, इसका मास मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 kg, ठीक है। कितना ले लेता हूँ यहाँ पे 10 kg, मैंने थोड़ा ज्यादा मास ले लिया, उसके पीछे रीजन है क्योंकि मेरे को डेटा सही से याद नहीं है, ठीक है। आईटीजेई का न्यूमेरिकल है, डेटा अगर याद होता तो मैं कर देता, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा लेके। फिलहाल क्या है, इस डेटा से भी करो, ठीक है। आपको क्या है, मेरे को आपको मोटिव समझाना है कि आखिर इस न्यूमेरिकल को देने का मोटिव क्या था, ठीक है। आईटीजेई का तो मे भी आईटीजेई में भी पूछ ले, बहुत सिंपल है बट मोटिव बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको स्ट्राइक करते हुए इस पार आ जाएगा, ठीक है। जब ये इस पार आएगा तो इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस होगी, क्योंकि अंदर ये क्या कर रहा है, अंदर यहाँ पे इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस फोर्स ने क्या करा, इसमें डी एक्सेलरेशन लेकर आ गया, इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, थोड़ा लेस हो जाएगा। और यही फाइनल वेलोसिटी में क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आगे याद रखना कि फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि बुलेट क्या कर रही है, इसको पूरा क्या करके, इसको पूरा रिटार्ड करके क्या कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। और इसको पूरा क्या करके ये यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, पूरा इसको आर पार जा रहा है, मतलब दूसरी तरफ चला जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे रुक जाता तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता, जीरो हो जाता, ठीक है। तो इसका रिटार्डेशन के कारण क्या हो रहा है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन के कारण क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। अब फाइनली क्या करना है, फाइनली यहाँ पे मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ, इसकी लेंथ हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि सारा न्यूमेरिकल किसमें सॉल्व होगा, एम के सिस्टम में सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करोगे, एफ इक्वल टू एम में यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा एफ अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, एम। ठीक है, अब सपोज करते हैं यहाँ पे ये जो फोर्स है, यहाँ पे जब इसको स्ट्राइक करेगा तो कितना फोर्स अप्लाई करता है, सपोज दैट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या कहते हैं थोड़ा लार्ज फोर्स लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन का फोर्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो फाइनली देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू यहाँ पे 10 kg ले रखी है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। बट क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल या फिर बुलेट क्या आपका डी एक्सेलरेट हो रही है, तो डी एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। यही क्या था इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा क्या था, सस्पेंस था। अगर इस चीज को आप समझ जाते तो आपका आंसर आसान आ जाता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, एक बार एक्सेलरेशन को -1 मीटर पर सेकंड लेके देखते हैं, और दूसरी बात एक्सेलरेशन को कितना देखते हैं, +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके देखते हैं, और देखते हैं कि दोनों आंसर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। तो बेसिकली आप क्या यूज करने वाले हो, b² = u² + 2as। ठीक है, ये यूज करोगे इक्वेशन थर्ड। क्यों इक्वेशन थर्ड यूज करोगे, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है और हमको टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, b² को हमको कैलकुलेट करना है, u² की वैल्यू कितनी है, 10 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, u का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। ठीक है, +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस पहले मैं क्या करता हूँ, पहले -1 लेके देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, तो मैं अलग से लिख देता हूँ, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻²। तो 10⁻² का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ 10⁻² का मतलब हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पे मैं 100 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 मीटर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b² कितना आ जाएगा बताओ, 100 - 2। ठीक है, मतलब b² कितना आ जाएगा 98। मतलब आपकी जो b की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 9.8 समथिंग आ जाएगी, मतलब 9.9 या 9.8 समथिंग होगी आपकी वैल्यू। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब 10 से कम होगी, मतलब b की वैल्यू क्या होगी इस केस के लिए आपकी 10 से कम आ जाएगी। 10 क्या था यहाँ पे देखो, 10 यहाँ पे क्या था, इनर्शियल वेलोसिटी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनर्शियल वेलोसिटी से क्या होगी, डेफिनेटली कम होगी। बट अगर मैं इसी इक्वेशन में क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में देखो u की जगह तो 10 रखता हूँ तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और +2 हो गया, सपोज इसमें e की वैल्यू +1 रखता हूँ, बाय मिस्टेक मैंने +1 रख दी। ठीक है, तो बाय मिस्टेक अगर मैं +1 रख देता हूँ तो देखो क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 102, इसकी b² की वैल्यू, मतलब जब इसको क्या करोगे रूट निकालोगे तो इसकी वैल्यू 10.1 या 10.2 समथिंग आएगी। ठीक है, तो इस केस में साफ साफ देख सकते हो, इस केस में किसके लिए, ये a = -1 के लिए है, और इस केस में जो b की वेलोसिटी है वो u से क्या है, लार्ज है। इस केस के लिए जब आप a की वैल्यू क्या कर रहे हो, +1 रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, जो भी क्या है u से लार्ज है, ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या पता चल रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है। अगर बॉडी डी एक्सेलरेट होगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। तो किसी भी कंडीशन में आपका ये आंसर नहीं हो सकता है, मतलब 10.1 आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। बट यहाँ पे मेन टारगेट क्या बता रहा था, मेन मोटिव बता रहा था कि पार्टिकल आपका क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल बनाने का रीजन क्या था, एक तो ये IIT में पूछा गया है और डी एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। दूसरा कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि अगर हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी पार्टिकल को, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, तो डेफिनेटली उस टाइम क्या करोगे, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर आप किसी पार्टिकल को फ्री फॉल कराते हो, मतलब फ्री फॉल कराते हो वहां की तरफ ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो डेफिनेटली उसका जो क्या होगा, वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो डिसाइड करेगा कि उसका जो जी है वो आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। या फिर आप क्या करते हो, किसी पार्टिकल को ऐसे फ्री फॉल कराते हो कहाँ की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में आपका क्या हो रहा है, आपका जो जी है, मतलब जो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इनडायरेक्टली वो एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, वो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा चेंज इन वेलोसिटी। आपको देखना है कि वो बॉडी क्या हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है या एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो डी एक्सेलरेट और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगा के वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जी की वैल्यू को प्लस और माइनस ले सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको क्या करने वाला है, वहाँ पे हेल्प करने वाला है। बाकी SC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में कई सारे न्यूमेरिकल है इस पे बेस्ड। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स को मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि काफी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, बेसिकली स्टार्टिंग में 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं, एक तो ये 3 इक्वेशंस को यूज करना है और साथ में F = क्या यूज करना है, MA। ये टोटल 4 इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस को यूज करना है। स्टार्टिंग में 3 से 4 क्वेश्चंस आपके
आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आसान क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करेंगे, और ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसमें बहुत ही मजेदार और बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने वहाँ पे एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लिए रखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे IIT-JEE प्रीवियस ईयर ले रखा है। मैं IIT-JEE प्रीवियस ईयर क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिक्स में सबसे हार्ड IIT-JEE प्रीवियस ईयर है और इरोडॉब है, उससे हार्ड कुछ नहीं है। ठीक है, और क्लेप्टन का लेवल भी काफी अच्छा है, और बेसिक के लेकर हम एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट जब अगर मैकेनिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो वो IIT-JEM में इजी आता है, और जो आपका क्या है IIT-JEE में वो हार्ड आता है। तो IIT-JEE के मैकेनिक्स के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है कंपैरिजन टू IIT-JEM के। तो अगर आप IIT-JEE लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो मैकेनिक्स में, तो डेफिनेटली आप क्या कर लोगे, आप IIT-JEM लेवल के क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हो मैकेनिक्स में इजीली अप्रोच कर सकते हो। बस कहाँ को छोड़ के, सेंट्रल फोर्स को छोड़ के, क्योंकि सेंट्रल फोर्स क्या है आपके IIT-JEE के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स एक प्रकार से एक डिफरेंट वो आ जाता है, फोर्स आ जाता है आपका, या फिर आपका क्या है जो एक्सेलरेशन होता है, जैसे रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो IIT-JEE का अप्रोच नहीं कर सकते हो। बट हाँ, जो कॉमन टॉपिक है, कॉमन टॉपिक में IIT-JEE क्या होगा, ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, तो 90% आपका क्या मान के चलिए कि 90% जो हमारा मैकेनिक्स का सिलेबस है IIT-JEM का, वो IIT-JEE से क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, तो IIT-JEE को मैं क्या करूंगा, मेन टारगेट लेके चलूंगा, बिकॉज वहाँ पे हार्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप बना लोगे तो IIT-JEM के क्वेश्चन तो आसानी से बना लोगे। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या करते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में जो कि बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है, पॉसिबल करूंगा आज ही उसको अपलोड करने की, आज ही अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 दिन के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फिनिश करना है, और साथ ही क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू भी करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका शुरू हो जाएगा। मैंने पहले कहा था मैथमेटिकल फिजिक्स आपकी क्या चलेगी, मैकेनिक्स के पैरेलल चलेगी। ठीक है, तो 15 दिन में मुझे क्या करना है, 15 दिनों में 20 दिनों में कम से कम, या फिर 1 महीने में कम से कम मुझे 2 से 3 बुक्स खत्म करनी है। तो 2 बुक्स का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 1 महीने में। तो 1 महीने में मैं इन 2 बुक्स को किसी भी कंडीशन में खत्म करूंगा, आपकी मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, और साथ में EMT स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। चलिए फिलहाल तो इस लेक्चर को खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, एंड मिलते हैं नई एनर्जी के साथ नए लेक्चर में।